वो लोग 56 इंच का सीना दिखा करके भी आज आतंकवाद पर कंट्रोल नहीं कर सके हैं। मैं मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार महागठबंधन के अंदर कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहता हूं। हमारा कोई भी आतंकवादी संगठन से कोई संबंध नहीं है। हमको तो 56 इंची नरेंद्र मोदी जी का सीना कहीं नहीं देखा। नमस्कार, मैं हूं कौस्तुभ झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। इनसे मिलिए के सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हिंद केसरी यादव। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने वैशाली से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव फिर सामने है, तो इस बार आपकी क्या कोई योजना है चुनाव लड़ने की? देखिए, वैशाली से चुनाव लड़े थे उस समय कांग्रेस और राजद का गठबंधन नहीं था। इस साल राजद का गठबंधन है कांग्रेस से। उसमें कई पार्टी हैं, रालोसपा है, सपा है, माझी जी हैं और तमाम लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में राजद का सीट बनता है वैशाली, तो वहाँ से वैशाली से जो राजद के उम्मीदवार होंगे वो चुनाव लड़ेंगे। उम्मीद की जाती है मुजफ्फरपुर की संभावना कांग्रेस की। जी, उम्मीद की पहले से मुजफ्फरपुर कांग्रेस के कोटा में आता रहा है और इस बार भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि कांग्रेस के कोटा में ही मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेगा। ऐसी परिस्थिति में मैं मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार महागठबंधन के अंदर कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहता हूं। आपने इसके लिए प्रयास शुरू किया है? मैंने इसके लिए प्रयास किया है। मैंने इसके लिए आला कमान से लेकर के तमाम लोगों के पास आवेदन, अपना बायोडाटा दाखिल किया है और लोगों से बातचीत भी चल रही है। और जहां तक संभावना है कि यहाँ की मुजफ्फरपुर लोकसभा की टिकट मुझे अवश्य दी जाएगी और मैं चुनाव जीतूंगा। ऐसी मुजफ्फरपुर के जो परिस्थिति हमारा है। आप लंबे समय से समाजवाद के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस से भी आपका जुड़ाव रहा है। अभी जो मौजूदा राजनीतिक हालात है पूरे देश की, जहां एक ओर महागठबंधन है और दूसरी ओर एनडीए है, तो भविष्य कैसा लगता है आपको? देखिए, अभी जो देश का भविष्य है वो चौराहे पर खड़ा है। देश में जो नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार बनी, वह जुमलेबाजों की सरकार थी और तरह तरह के जुमला देकर के उन्होंने देश को ठगने का काम किया। जैसे उन्होंने हर परिवार को 15 लाख रुपया देने का वादा किया, लेकिन वो दे नहीं सके। इतना ही नहीं, उन्होंने किसान की स्थिति को सुधारने के लिए 1.5 गुना जोड़ करके देने का किया, वो भी नहीं कर सके। प्रति साल 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को, युवतियों को नौकरी देने का उन्होंने वादा किया, वह भी वो कुछ नहीं कर सके। मतलब उनका काम सिर्फ रह गया है जे कुछ जिलों प्रांत का नाम बदल दे, कुछ कार्यक्रम का नाम बदल दे। जैसे नीति योजना आयोग का नाम उन्होंने नीति आयोग कर दिया। मतलब अभी नोटबंदी करके उन्होंने पूरे देश को ऐसा गर्त में डाल दिया है जो पूरा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। और ये नोटबंदी को तो वो कह रहे हैं कि हमको इससे बहुत लाभ हुआ, जीएसटी को कह रहे हैं कि इससे देश को आगे बहुत लाभ होगा। आपको क्या लगता है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नोटबंदी से देश को बहुत नुकसान हुआ है। खास करके जो कुछ पूंजीवादी लोग हैं, पूंजीवादी लोग, उन लोगों को नफा हुआ है और जो देश के मिडिल क्लास या सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको बहुत नुकसान हुआ। जीएसटी का जहां तक सवाल है, उससे आर्थिक ढांचा बिल्कुल चरमरा गया है।
कहीं पर भी कोई स्थिति सुधार में नहीं आया है। वो जो भी बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं या एनडीए के लोग बोल रहे हैं, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। देश की स्थिति बहुत ही बदहाल हो गई है। कांग्रेस पर एक इल्जाम लगता रहा है कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनके प्रति कांग्रेस के लोग या महागठबंधन से जुड़े हुए लोग उनका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जिससे देश को आने वाले दिनों में खतरा है, ऐसा विरोधियों का कहना है। आप पर ये आरोप लगते रहे हैं? नहीं, ये आरोप बिल्कुल गलत है। हमारा कोई भी आतंकवादी संगठन से कोई संबंध नहीं है, गठबंधन के लोगों का भी नहीं है। ये तो आतंकवादी संगठन से संबंध एनडीए के लोगों को है, और वो लोग 56 इंच का सीना दिखा करके भी आज आतंकवाद पर कंट्रोल नहीं कर सके हैं। इससे कांग्रेस या गठबंधन के लोगों को आतंकवाद से क्या मतलब है? मोदी जी अक्सर चुनाव से पहले, 2014 के चुनाव से पहले पाकिस्तान को लेकर के अक्सर 56 इंची के सीना का बयान देते रहे। लगभग उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है, आपको लगा 56 इंची कहीं दिखा आपको? हमको तो 56 इंची नरेंद्र मोदी जी का सीना कहीं नहीं देखा। वो झूठ मूठ के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए तरह तरह के जुमलेबाजी करते हैं, और जुमलाबाजी के कारण हुए सत्ता में आए। और उनका 56 इंच का सीना तो यही दिख रहा है कि हमारे देश के सेना और पब्लिक रात दिन मारे जा रहे हैं, और उनको होश सह नहीं है। उनमें कोई, उनके नीति में कोई ऐसा देखने को नहीं मिला जिससे वे पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल और नियंत्रण कर सके और पाकिस्तानी आतंकवादी को दबाने में कामयाब हो सके। अभी राफेल को लेकर के एक विवाद चल रहा है। कांग्रेस पार्टी काफी आक्रामक है। इससे पहले भी जितनी बार रक्षा की सौदा इस भारत के लिए हुआ, भारत में हुआ, सब विवादों में चला गया। अब क्यों ऐसा होता है कि रक्षा का सौदा अक्सर भारत का विवादों में चला जाता है? देखिए, इसके पीछे कारण है। रक्षा का सौदा जहां तक है, यह बहुत ही आंतरिक मामला है देश का, और इस देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के लिए जो बाहरी विदेशी ताकत है वे बराबर लगे रहते हैं। और राफेल का जहां तक सवाल है, राफेल का सौदा जो नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस ने जिस सौदे को कम कीमत पर कर रहा था, उसको नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ऊंचे कीमत पर कर करके अंबानी, ये तमाम लोगों को राह में ला करके और उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बहुत ही घटिया काम किया है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की आड़ में ये अपने को साफ साबित कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश इसमें जहां तक संभव है उनको सही सूचना नहीं दी गई, और उसके आलोक में उन्होंने ऐसा गंदा काम खेल दिया है जिससे देश में सारे लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। लेकिन राफेल का सौदा बिल्कुल घोटालेबाजी का सौदा है नरेंद्र मोदी जी का। अगर बात स्थानीय राजनीति की जाए तो आप 15 साल तक बिहार के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, अब बिहार सरकार के मंत्री भी रहे। आपने जिनको राजनीति का राह दिखाया था, आज मीनापुर उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि मीनापुर सही दिशा में जा रहा है? नहीं, मीनापुर तो जो लोगों से बातचीत हो रही है, लोग आकर बताते हैं, फोन से बताते हैं, या जाने पर जिस तरह की बातें व्यक्त करते हैं, उससे लग रहा है कि मीनापुर सही दिशा में नहीं जा रहा है। मीनापुर बिल्कुल दिग्भ्रमित हो गया है वहाँ का नेतृत्व, और मीनापुर को जहाँ तक अच्छे राह पर नहीं ले जा रहे हैं। अगर आपसे सुझाव लिया जाए तो आपके समझ से ऐसा कौन सा काम है जो किया जाए तो मीनापुर के लोगों की खुशहाली लौट सकती है फिर वापस? सबसे पहला काम तो है मीनापुर में भ्रष्टाचार जो व्यापक स्तर पर व्याप्त है, उस पर लगाम लगाना। काहे तो हर मामूली से मामूली काम में पैसे लिए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार अंतिम चरण पर है मीनापुर में। कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से वंचित नहीं है। सारे लोग में त्राहिमाम फैला हुआ है भ्रष्टाचार के कारण। और अपराध के जगत में भी मीनापुर जो
हम अपने समय में कभी किसी तरह का आपराधिक घटना नहीं होने दिया या उस पर लगाम लगाने का काम किया। आज चारों ओर मीनापुर में आपराधिक घटनाएं घट रही है। रंगदारी के मामला हो, अपराध के मामला हो, ये डकैती का मामला हो। विधायक जी के गांव में डकैती हो रहा है और विधायक जी रोकने में सक्षम नहीं है। उनके पेट्रोल पर हमला हो रहा है, वो रोकने में सक्षम नहीं है। चारों ओर बलात्कार अपहरण का व्यवसाय बिल्कुल फल फूल रहा है। अपराध का राज कायम हो गया है मीनापुर में, जिसे जंगल राज से कम नहीं कहा जा सकता है। क्या वहां के लोग उम्मीद रखे कि आप मीनापुर में एक बार फिर लौटेंगे? उम्मीद रखने के लिए तो मीनापुर के लोग उम्मीद रखते हैं, तो मैं तो सहायक के रूप में उनको जो सुझाव देना है देते हैं। अब जहां तक मीनापुर में लौटने का सवाल है, यह तो भविष्य पर निर्भर करता है। मतलब ऐसी क्या संभावना होगी तो आप लौट जाएंगे? अब तो वहां के जनमानस पर निर्भर करता है ना। अब जनमानस क्या चाहता है, जनमानस किस रूप में आगे बढ़ना चाहता है, अब वो तो वहां के जनता महान है, जनता पर निर्भर करता है। जनता ने जब तक मुझे मौका दिया, हम वहां पर अपना कार्य प्रणाली। आप अपने कार्यकाल के दौरान कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे कर नहीं पाए, जिसका आपको आज तक मलाल हो? ऐसा कुछ है स्मरण? चांदपड़ना का पुल है, हथियावड़ पुल आप बराबर कहते थे। देखिए, हम मीनापुर को सबसे पहले तो मीनापुर में एक ईंट नहीं था, तो पूरे मीनापुर को ईंटकरण या कालीकरण करने का काम किया। एक भी वहां पर ये नहीं थे, पुल नहीं थे। हर साल वहां पर बाढ़ आते थे और बाढ़ इतना व्यापक आता था, जो लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में बिना नाव का कहीं जा आ नहीं सकते थे। यहाँ तक कि मुस्तफागंज बाजार मुख्य बाजार है और उस पर भी पानी चढ़ जाता था। ऐसी परिस्थिति में हमने ठाना कि नहीं, मीनापुर से बाढ़ को हटाया जाए। तो मैं आपसे स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, जो मैंने वहां एक बागमती आश्रम का निर्माण किया 15 अगस्त 2002 को, और उस बागमती आश्रम से मैंने संकल्प लिया कि इस बागमती आश्रम से मैं बाढ़ के स्थायी निदान और विशेष राज्य की दर्जा की बिहार को मांग के लिए मैं यहाँ से पदयात्रा संसद भवन तक करूँगा। उसका नाम मैंने रखा विशेष राज्य का दर्जा और बाढ़ सुखाड़ स्थायी समाधान संसद पदयात्रा। जो आपने किया, और जो मैंने किया, और ऐसे नहीं किया, मैंने उस पदयात्रा को नंगे पांव से बिना जूता चप्पल के चल करके मैंने एक 2200 किलोमीटर का पदयात्रा करके वहां पर संसद पर 69 दिन में चढ़ने का काम किए। और संसद पर चढ़ने के क्रम में वहां पर अटल जी की सरकार थी। कुछ असर हुआ इस पदयात्रा का? कोई असर हुआ? पदयात्रा का असर तो साफ हुआ जो मीनापुर अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आज तक नहीं मिला। चूंकि नीतीश जी नहीं चाहते हैं, आज भी वो नहीं चाहते हैं, वे बिहार का दर्जा दिलाना विशेष राज्य का। अगर उस समय जिस समय मैंने पदयात्रा किया था और मुझे संसद पर चढ़ने के क्रम में मार करके मुर्दा घर में फेंक दिया गया था, अगर वो चाहते तो उस समय विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता आडवाणी जी के सरकार से। लेकिन नीतीश जी कभी नहीं चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। वे इस बिहार को ठगते हैं और ठगने का काम कर रहे हैं। आज 15 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, करीब 14 साल से, लेकिन वो कभी भी विशेष राज्य की दर्जा की मांग के ऊपर, वो अब एनडीए सरकार में है, वो इस पर नहीं अडिग हुए और न वो चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अंत में आप
अपने लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? अंत में हम अपने लोगों को, देशवासियों को, बिहार वासियों के, मुजफ्फरपुर वासियों को यह जरूर स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, यह जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो आरएसएस द्वारा गाइड हो रहा है और देश को गुमराह करके, दिग्भ्रमित करके और शासन चला रहा है और बिल्कुल गंदे राह पर देश को लिए जा रहा है, इस नरेंद्र मोदी सरकार को और एनडीए सरकार को बिहार से या देश से भगा करके और यहाँ पर सुदृढ़ ढंग से अच्छे शासन के व्यवस्था हो, जिसमें आज कांग्रेस अगुवाई कर रहा है, कांग्रेस को सफलता मिले, कांग्रेस आगे, कांग्रेस को लोग अपनावे और कांग्रेस को सही रास्ते पर चलने के लिए हम लोग अग्रसरित हैं। धन्यवाद। तो ये थे पूर्व मंत्री हिंद केसरी यादव। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी वक्त, एक और नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।